हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। कल मैंने आपको सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन पढ़ाया था। उस दौरान मैंने आपको बोला था कि 2020 तक टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। हालांकि मैंने लिखा तो सही था लेकिन बोल दिया था 2020। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2022 कर लीजिएगा। टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करना था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अनुसार। उसके बाद भी मैंने ये सही बोला था कि इंडिया ने 4 वर्ष पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया है। ये मैंने आपको बोला था कल की वीडियो में, यानी 2018 में ही इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो गई है। तो आप देखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अनुसार 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी 2022 में कितने परसेंट श्रिंक कर जाएगी? तो रिसेंटली डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने एक कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2020 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी 5.2% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी जो वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो -5.2% रहेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो आप देखिएगा, ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो फर्म है अमेरिका की एनालिटिकल फर्म है, न्यू जर्सी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का हेडक्वार्टर है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका प्री पैंडेमिक एज है, उसके पहले जो जीडीपी थी वर्ल्ड की, उसको पाने के लिए 2022 तक का समय लग जाएगा। तो आप देखिएगा, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने अपनी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी को 2020 के दौरान 5.2% कॉन्ट्रैक्ट होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएसए वर्ल्ड वीमेन रैंकिंग 2020 में ज्योत्सना चिनप्पा की रैंकिंग क्या है? तो पीएसए वर्ल्ड वीमेन रैंकिंग 2020 में ज्योत्सना चिनप्पा की रैंक है 10th। ज्योत्सना चिनप्पा ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करती हैं। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में सेकंड टाइम हुआ है जब किसी इंडियन ने जो पीएसए वर्ल्ड वुमेन रैंकिंग है उसमें टॉप 10 में जगह बनाई है। पहली इंडियन कौन थी? तो दीपिका पल्लिकल पहली इंडियन थी जिन्होंने पीएसए वर्ल्ड वुमेन रैंकिंग में टॉप 10 में रैंकिंग बनाई थी। अब ज्योत्सना चिनप्पा सेकंड इंडियन हो गई हैं जिन्होंने टॉप 10 रैंकिंग बनाई है। इस रैंकिंग को वर्ल्ड वुमेन जो पीएसए रैंकिंग है उसको टॉप किसने किया है? तो इजिप्ट की नौरन गौहर। कौन? नौरन गौहर ने इसको टॉप किया है। कल ही मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो सौरभ घोषाल जो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से बिलोंग करते हैं, उनको मेंस की पीएसए रैंकिंग में 13th प्लेस मिला है। सौरभ घोषाल को। ये पीएसए हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके के लीड्स में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अली फराग इसके प्रेसिडेंट हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएसई सेक्टर के लिए 250 करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा किस पेमेंट सिस्टम ने की है? तो रिसेंटली मास्टरकार्ड ने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए 250 करोड़ यानी 250 करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा की है। देखिए, कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ा है तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे पड़ा है, और उसी को रिवैम्प करने के लिए रिसेंटली मास्टरकार्ड ने 250 करोड़ के फंड को अनाउंस किया है। आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने कितना $750 मिलियन प्रोवाइड किया इंडियन गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर के लिए, पढ़ा चुके हैं हम लोग। देखिए, मास्टरकार्ड की बात करें तो 1966 में मास्टरकार्ड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और मास्टरकार्ड के सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? कर्नाटक के क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो आप देखिएगा, कर्नाटक के जितने भी क्राफ्ट्स हैं या हैंडलूम सेक्टर हैं उनके प्रोडक्ट को अब फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो जिससे क्या होगा, जो हैंडलूम सेक्टर है उनके जितने भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी इनकम जो है बूस्ट होगी। तो आप देखिएगा, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ हैंडलूम और क्राफ्ट को बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप की है। बात करते हैं कर्नाटक की। कुछ दिन पहले याद होगा, हैंडलूम वर्कर्स के लिए इन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? नेकर सम्मान योजना। क्या? नेकर सम्मान योजना कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट को 4000 करोड़ रुपए दिए थे फूड पार्क स्थापित करने के लिए। तो आप देखिएगा, कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है और गवर्नर है बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल सिटीजन्स को प्राइवेट जॉब में 75% रिजर्वेशन देने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है? तो रिसेंटली हरियाणा ने, जो हरियाणा के नागरिक हैं उनको सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब प्रोवाइड करने के लिए
75% जो वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है। तो आप देखिएगा, अब जो हरियाणा की प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने 75% वैकेंसीज हरियाणा के लोगों द्वारा ही फिल करेंगी। इस ऑर्डिनेंस में एक लूप होल ये है कि अगर आप 50,000 यानी 50,000 से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं तब ये ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, यानी 50,000 से कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ पर ही ये ऑर्डिनेंस लागू होगा। तो हरियाणा ने रिसेंटली 75% सीटें रिजर्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। हालांकि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट नहीं है, इससे पहले भी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ दिन पहले ही 1000 यानी 1000 ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए बोरवेल इंस्टॉल की थी हरियाणा ने। आप सभी को पता होगा हरियाणा, यहाँ आप मैप में देख लीजिए, ये है हरियाणा। कैपिटल क्या है? पंजाब के साथ इसकी कैपिटल शेयर होती है चंडीगढ़। सीएम कौन है इसके? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केजांग डी थोंगडॉक को उनकी शॉर्ट स्टोरी डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो कि शॉर्ट स्टोरी उसका नाम है सी लुपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है केजांग डी थोंगडॉक किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो केजांग डी थोंगडॉक अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको इनकी शॉर्ट स्टोरी मूवी सी लुपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये केजांग डी जो थोंगडॉक हैं उन्होंने सी लुपो जो शॉर्ट स्टोरी बनाई है वो शहद निकालने वालों की लाइफ पे बनाई है। सी लुपो का अरुणाचल प्रदेश की अगर लैंग्वेज की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है हनी हंटिंग यानी शहद शिकारी। तो सी लुपो जो शहद निकालने वाले एक लोग होते हैं उनकी लाइफ पे आधारित एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसके लिए केजांग डी थोंगडॉक को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। 1969 में पहली बार देविका रानी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और लास्ट जो 66 दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था। आप देखिएगा, इस समय कोरोना वायरस से एडमिट हैं अमिताभ बच्चन जी। यह क्वेश्चन है, अमेजोनिया सैटेलाइट, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली इसरो ने अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस कंट्री का सैटेलाइट है ये? तो ब्राजील का सैटेलाइट है। अमेजोन जो अमेजोन जंगल है, फॉरेस्ट, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ पर निगरानी करने के लिए ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राज़ील द्वारा लॉन्च किया गया है और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। तो आप इतना देखिएगा, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, उनको ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक कहते हैं। आप देखिएगा। बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? चेयरपर्सन है इसके के सिवान। आप इतना याद रखिएगा। इसरो ने कुछ दिन पहले ही जो मंगल का मून है फोबोस, इसरो के मॉम मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल के मून यानी फोबोस की पिक क्लिक करके भेजी थी। तो आप देखिएगा, फोबोस मंगल का मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट सेट किया है। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट सेट किया है। मतलब कि 2030 तक इंडियन रेलवे पूरी तरह से कार्बन एमिशन रहित हो जाएगी। आप देखिएगा, इंडियन रेलवे इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली सोलर प्लांट से जो रेलवे की ओवरहेड लाइन होती है उसको पावर सप्लाई दी जा रही है। कहाँ पे दी जा रही है? तो इंडियन रेलवे का जो बीना जंक्शन है, एमपी में बीना जंक्शन है, वहाँ पर भेल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया था। उससे डायरेक्टली जो ओवरहेड लाइन है रेलवे की उसमें पावर दिया जा रहा है और ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है। बात करते हैं इंडियन रेलवे की। 1853 में 1853 में इंडिया में पहली रेलवे चलाई गई थी। कहाँ पे? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के लिए पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे। बात करें आज़ादी के बाद तो इंडिया के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मेथाई। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। यह क्वेश्चन है, एपी स्टार 6D सैटेलाइट किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली चाइना ने एपी स्टार 6D सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। ये एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। जब भी लॉन्ग मार्च रॉकेट का नाम आए तो आप ये देखिएगा चाइना का ही ये रॉकेट है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, इस एरिया पर कम्युनिकेशन की पकड़ बनाने के लिए चाइना ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप यहाँ से देखते हैं, ये है चाइना रेड कलर का, और इस पूरे रीजन में इवन इंडिया पर भी कम्युनिकेशन के विषय में पकड़ बनाने के लिए ये एपी स्टार 6D सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बुबोनिक प्लेग चाइना में केस पाया गया है। बुबोनिक प्लेग का ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। G4 फ्लू पाया गया था वायरस,
वो वायरस जनित रोग था और बुबोनिक प्लेग बैक्टीरिया जनित रोग है। चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग है चाइना की, करेंसी क्या है रेन मिन बी, और प्रेसिडेंट कौन है चाइना के सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस इंडियन एंटिटी ने न्यू जर्सी में एक लॉन्च पैड स्थापित किया है इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो रिसेंटली नेस्कॉम ने, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इन्होंने नेस्कॉम लॉन्च पैड स्थापित किया है कहाँ पे, न्यू जर्सी अमेरिका में। पर्पस क्या है, इंडिया और अमेरिका में डिजिटल पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है। आप सभी को पता है नेस्कॉम जो है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी है। इसने नेस्कॉम लॉन्च पैड अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित किया है। तो आप समझ सकते हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसको बढ़ावा मिलेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आप देखिएगा नेस्कॉम का फुल फॉर्म यहाँ से देख लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है, यूवी प्रवीण नेस्कॉम के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो रिसेंटली नवतेज बल जी को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। आप देखिएगा अभी तक मनीष प्रकाश जी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे इंडियन यूथ को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी पार्टनरशिप की थी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है इस समय, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड कौन है, तो भास्कर प्रमाणिक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो हमेशा जो IEPFA है इसका चेयरपर्सन कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी होता है। तो इस समय कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी कौन है, राजेश वर्मा जी। तो राजेश वर्मा जी IEPFA के नए सेक्रेटरी बन गए हैं। इसके पहले NGT श्रीनिवास IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे। अब NGT श्रीनिवास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो आपका गुजरात में है उस अथॉरिटी के चेयरपर्सन हो गए हैं, तो इसलिए ये पद खाली था। तो अब राजेश वर्मा जी जो कि कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं वो IEPFA के चेयरपर्सन बन गए हैं। जो आपका IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी वो किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, तो वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। ये राजेश वर्मा जी IEPFA के चेयरपर्सन तब तक बने रहेंगे जब तक ये कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अली खान और उनकी वाइफ करीना कपूर खान किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो रिसेंटली सैफ अली खान और करीना कपूर खान वेक्टस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वेक्टस लिमिटेड एक वाटर स्टोरेज और पाइपलाइन सॉल्यूशन कंपनी है, यानी कि वाटर स्टोर करने के लिए टंकियां बनाती हैं और साथ ही साथ पाइप बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये है वेक्टर स्टोरेज का लोगो और उसके अलावा ये पाइप लगे हुए हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सैफ अली खान और करीना कपूर खान। आप देखिएगा जो वेक्टस लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। बाकी इसके चेयरपर्सन का नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड की फर्स्ट रीयूजेबल PPE किट को किस इंडियन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट रीयूजेबल PPE किट को लॉयल टेक्सटाइल ने बनाया है। लॉयल टेक्सटाइल चेन्नई बेस्ड एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है, चेन्नई स्थित है आपकी लॉयल टेक्सटाइल। उसने इंडिया का और वर्ल्ड का फर्स्ट रीयूजेबल PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाया है। इस समय आप सभी को पता है, देखिए PPE किट का यूज सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं होता है, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा यूज मेडिकल फील्ड में ही हो रहा है। आप सभी पता है कि फरवरी तक इंडिया में PPE किट मैन्युफैक्चर ही नहीं होते थे, लेकिन अब ये हालत है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है वर्ल्ड में PPE किट का। जो ये रीयूजेबल PPE किट बनाई गई है लॉयल टेक्सटाइल द्वारा, इसमें ट्रिपल वायरल सील्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इस रीयूजेबल PPE किट को 10 बार यूज़ किया जा सकता है, यानी कि धुलने के बाद आप 10 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। जो रॉयल टेक्सटाइल है मैंने आपको बताया ये चेन्नई में स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WMO के अनुसार ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस कितने वर्षों में बढ़ जाएगा। तो रिसेंटली WMO ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा, देखिए जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसके तहत 21st सेंचुरी तक ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड रोकना था। कब से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है यानी 1850 से लेकर 900,
इसका जो ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर था उसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रोकना था। लेकिन अब WMO ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में ही, यानी 2100 तो आप छोड़िए, 2050 तक भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में। तो आप देखिएगा अगले 5 वर्षों में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, और ऐसा WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। आप देखिएगा, बात करते हैं WMO की, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 1950 में हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है पेटेरी तलास। क्या? पेटेरी तलास, ये है सेक्रेटरी जनरल। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिसेंटली तेंजिंग गायसे टी थोंग, तेंजिंग गायसे टी थोंग ने हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा बुक लिखी है। ये आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं, ये दलाई लामा की लाइफ पे आधारित बुक है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। देखिए तेंजिंग गायसे टी थोंग ने ये बुक लिख तो ली है, लेकिन अक्टूबर 2020 में जाके ये बुक पब्लिश होगी। आप देखिएगा दलाई लामा के विषय में कुछ फैक्ट आप देखिएगा। 1989 में इनको नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। कब? 1989 में दलाई लामा को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। इंडिया कब आए थे दलाई लामा? तो 1959 में ये इंडिया आए थे। और आप देखिएगा वर्तमान जो दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है। और इस समय जो तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है वो कहाँ से चलती है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैबेरा के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? कोलैबेरा अमेरिका की एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसके नए CEO रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कार्तिक कृष्णमूर्ति जी। ये हैं कार्तिक कृष्णमूर्ति जी। इससे पहले ये कॉग्निजेंट में काम करते थे, इंडिया की एक IT फर्म है कॉग्निजेंट, उसमें काम करते थे कार्तिक कृष्णमूर्ति जी। अब ये अमेरिका की एक IT फर्म कोलैबेरा में नए CEO के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं। इससे पहले कोलैबेरा का CEO कौन था? तो हितेन पटेल कोलैबेरा के CEO थे। लेकिन बात यह है कि हितेन पटेल उसके चेयरमैन भी थे। अब हितेन पटेल सिर्फ चेयरमैन रह गए कोलैबेरा के, अब कार्तिक कृष्णमूर्ति कोलैबेरा के CEO हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, और मैंने आपको बता दिया कोलैबेरा अमेरिका के एक कंसल्टेंसी और एनालिटिकल फर्म है। 1991 में वो स्थापित हुई थी, हालांकि नहीं पूछेंगे, लेकिन हेडक्वार्टर आप देखिएगा उसका न्यू जर्सी में है कोलैबेरा। और कार्तिक कृष्णमूर्ति अब CEO हो गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलाश बुधवर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप बताना है किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो कैलाश बुधवर जी जर्नलिज्म, फेमस जर्नलिस्ट थे अपने टाइम के। आपको याद होगा BBC, आप देख सकते हैं यहाँ पे BBC हिंदी में काफी समय तक इन्होंने काम किया है। और ये इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन लंदन में यानी ब्रिटेन में रहते थे। रिसेंटली कैलाश बुधवर का निधन हो गया, और ये जाने माने जर्नलिस्ट थे। तो आप देखिएगा, ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आज के कुछ करंट अफेयर्स खास नहीं थे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।